आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा होमवर्क 3.0 का टेस्ट नंबर 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब किस भारतीय शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम में। अगर विशाखापत्तनम जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर विशाखापत्तनम की बात करें तो यहाँ पे योग महोत्सव 2025 का भी आयोजन किया गया था। अगर बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में समानता का प्रतिमा स्थापित किया गया है जो कि रामानुजन का है। और मिस वर्ल्ड कॉन्क्लेव का आयोजन भी हैदराबाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन, शर्म अल शेख शांति शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने की थी। ये बिल्कुल सही है। इसी के साथ इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भाग लिए थे। और अगला है, भारतीय विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ने इस शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि भारत की तरफ से राज्य विदेश मंत्री रवि कृति ने इसका प्रतिनिधित्व किया था भारत का। तीसरा कथन है, यह 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 दोनों। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुख सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में वेब शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। अगर दिल्ली की अन्य सम्मेलन की बात करें तो बिम्स्टेक का 6ठी मंत्रिपरिषद बैठक भी दिल्ली में आयोजन किया गया था। और सतत विकास सम्मेलन का आयोजन भी दिल्ली में किया गया था। जल सम्मेलन का आयोजन भी दिल्ली में किया गया था। और रायसीना बैठक की बात करें तो ये भी दिल्ली में किया गया था। हैदराबाद की बात करें तो मिस वर्ल्ड कॉन्क्लेव का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। और समानता की प्रतिमा का स्थापना हैदराबाद में किया गया है। अगला देखते हैं, लाइव के डैशबोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं बल्कि विधि एवं कानून मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे कानूनी सूचना प्रबंधक और ब्रीफिंग सिस्टम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। तो ये 2 नंबर कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन की बात करें, अक्टूबर 2025 में इसके उन्नयन से पहले काबुल में भारत की राजनीतिक उपस्थिति की प्रकृति क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक सीमित तकनीकी मिशन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही सालकोट जल विद्युत परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला है, इसे चिनाब नदी पर बनाने का प्रस्ताव है। ये बिल्कुल सही है। इसे हिमाचल प्रदेश के एक रन ऑफ द रिवर परियोजना के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो चिनाब नदी है वो जम्मू कश्मीर में है। तो इसका जो बनाने का प्रोग्राम है वो जम्मू कश्मीर में होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। ये जो सलालकोट जल विद्युत परियोजना है ये जलों को संग्रहण करके सिंधु नदी के जलों को संग्रहण करके थार मरुस्थल तक पहुंचाने का परियोजना है। अगला जो है 7 नंबर, सितंबर 2025 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मई 2026 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किस अधिकारी की सेवा विस्तार को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल अनिल चौहान। इनकी जो है कार्यकाल को बढ़ाकर 2026 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने पर 10, 20 और अत्यंत सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व की बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। अगला, केंद्रीय सरकार ने सर्पदंश विष के एक अधिसूची रोग बना दिया है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्पदंश विष का अर्थ है किसी न किसी सांप के काटने से कुछ न कुछ शरीर को हानि पहुंचता है। तो उसी के लिए ये किया जा रहा है। फिच रेटिंग्स ने हाल ही में सितंबर 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमान किससे संशोधित किया है? मतलब वित्त वर्ष 2025 से अभी जो सितंबर में जारी किया गया वो कितना से बढ़ाकर कितना किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6.5% से लेकर 6.9 कर दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में खेली जाने वाली भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत ने वेस्ट इंडीज को 0-2 से हराया, ये बिल्कुल सही है। कुलदीप यादव ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुलदीप यादव नहीं बल्कि रविंद्र जडेजा जो है उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अगला जो है, 26 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उद्घाटन किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई विटारा। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, फोर्ट बेनराइड, अलास्का में। अगला जो क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित नासा इसरो सिंथेटिक ऑप्चर रडार निसार उपग्रह का क्या विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह द्विआवृत्ति रडार है, एल बैंड और एस बैंड का उपयोग करता है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेद्दा में दूसरी भारत सऊदी अरब रणनीति साझेदारी परिषद बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंट फ्रंट द्वारा ली गई है, ये बिल्कुल सही है। इस हमले के समय प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर थे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर थे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री सऊदी यात्रा पर थे, यहाँ तक तो सही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं बल्कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत की यात्रा पे थे अपने पूरे परिवार के साथ। वर्तमान में अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो जेडी वेंस है, जो कि अमेरिका का 50वें उपराष्ट्रपति हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अगला क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल 34वां और 35वां राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा और दिल्ली। उड़ीसा 34वां राज्य हो जाएगा, दिल्ली 35वां मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व स्मृति रजिस्टर 2025 में यूनेस्को द्वारा शामिल कौन सा 2 ग्रंथ को किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भगवत गीता और नाट्यम शास्त्र। भगवत गीता की बात करें तो वो वेद व्यास द्वारा रचना किया गया है, और नाट्यम शास्त्र की बात करें तो उसकी रचना भरत मुनि द्वारा किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, स्पाइडेक्स मिशन 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसे 30 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया है, ये गलत है, क्योंकि 30 सितंबर नहीं होगा, 30 दिसंबर होगा। और यह मिशन इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसरो का इकलौता मिशन है, नासा का इसमें सहयोग नहीं है। अगला कथन हो जाएगा, इस मिशन को PSLV C61 द्वारा लागू किया गया है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 61 नहीं 60 द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया है, PSLV 60। यह मिशन मानव आधारित मिशन था, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये सभी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसमें भी इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा तमिलनाडु हो जाएगा। अगर यहाँ पे अन्य ऑप्शन की बात करें तो सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया है, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे आर्क ब्रिज और जेड मोड़ सुरंग दोनों का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला जो है 20 नंबर क्वेश्चन, RBI द्वारा जारी 9 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार क्रमशः रेपो और रिवर्स रेपो दर कितनी दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए 6% और 3.35%। जो रेपो दर की बात करें तो वो 6% हो जाएगा, और रिवर्स रेपो की बात करें तो वो 3.35% हो जाएगा। अगला है सही मिलान करें। तो उत्पादन सूचकांक में भारत का स्थान जो पूछ रहा है तो ये 36वां हो जाएगा। औद्योगिक क्षमता में भारत का स्थान 10वां हो जाएगा। शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115वां हो जाएगा। AI आधारित निवेश में भारत का स्थान 10वां हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 में आधारित नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन का चयन करना है। PM की निजी सचिव निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है, ये सही है। 23वें विधिमंडल आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव
शर्ली बोचवे हैं, ये भी सही है। 80वें संयुक्त राज्य महासभा का अध्यक्ष मास्कनी काशीवाड़ा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की बात करें तो एना लेना बेयरबाग को बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत था। आगे देखते हैं, छठा, बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिम्स्टेक की 6वीं बैठक का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। और पहला ऑप्शन देखते हैं, बिम्स्टेक के सदस्य देशों में 2 संस्थापक सदस्य तथा 5 सहयोगी सदस्य शामिल हैं, ये गलत है, क्योंकि 5 संस्थापक सदस्य होगा और 2 सहयोगी सदस्य होगा, उल्टा कथन है इसका। बिम्स्टेक की 6वीं बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एस जयशंकर नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए थे। 2027 में भारत बिम्स्टेक एथलीट का आयोजन करेगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एथलीट का आयोजन भारत 2025 में करेगा, और यहीं पे बिम्स्टेक जल खेल का आयोजन जो है भारत 2027 में करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां रामनाथ गोयकर अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मृदुलिका झा। अगला क्वेश्चन है, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए ... में मदरसा की स्थापना की। तो ये भारत के गवर्नर जनरल नहीं बल्कि बंगाल के गवर्नर जनरल हो जाएंगे। स्थापना कहाँ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, ... ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगला क्वेश्चन है, 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स कॉर्नवेलिस था। इस्तेमारी बंदोबस्त की बात करें तो इसे अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है तथा जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये जो अंग्रेजों द्वारा अर्जित कुल भूमि का 19% भूमि पे ये लागू था, ये व्यवस्था। अगला देखें, कथन ए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वान संस्था की अध्यक्षता प्रस्ताव अस्वीकार कर दी, ये सही है कथन। और कारण की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्रत्यय विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी का अध्ययन को प्रोत्साहित करता था, ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों से सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो ये जो था कर्नाटक, उसमें सम्मिलित नहीं था। बाकी सतारा की बात करें तो सतारा 1948 में इसमें मिल गया, और झांसी की बात करें तो झांसी इसमें 1853 में विलीन हो गया, और नागपुर जो है, नागपुर को 1854 में विलीन किया गया। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लॉर्ड कॉर्नवेलिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायिक योजना 1793। अगर 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य और आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार था, वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली की बात करें तो भारत का गवर्नर जनरल के रूप में 1798 से 1805 तक रहा। अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो वो 1848 से 1856 तक रहा। अगर सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधि जो है स्वीकार करने वाला प्रथम देशी रियासत हैदराबाद था, जो कि 1798 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया था। सहायक संधि के जन्मदाता फ्रांसीसी डुप्ले को माना जाता है।
अगला क्वेश्चन 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता को अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड ब्लेजली। अगला जो है, लॉर्ड ब्लेजली के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके शासनकाल के, ब्लेजली के शासन के 6 वर्षों में कंपनी की कुल व्यय 42.5% हिस्सा सेना के लिए था। ये बिल्कुल सही है। ब्लेजली के प्रशासनिक उपाय कंपनी के मामलों तक सीमित थे और इनका भारतीय शासन परिवारों के व्यावसायिक और सैन्य मामलों से कोई लेना देना नहीं था। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सही कथन ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम इनमें से किस गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित किया गया था? तो फोर्ट विलियम की बात करें तो इसका स्थापना रिचर्ड ब्लेजली ने किया है। द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम की स्थापना 1800 में किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें 36 नंबर, डैश 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के काल सर्वोच्चता की एक नीति शुरू की गई थी। अब कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च था, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना अधिक थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी। अगर लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो इसका कार्यकाल 1813 से 1823 तक था। अगर लॉर्ड एमर्स्टन की बात करें तो इसका कार्यकाल 1823 से 1828 तक था। लॉर्ड कर्नवेलिस की बात करें तो इनका कार्यकाल 1786 से 1796 तक था। अगर लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो इसका कार्यकाल 1836 से 1842 तक था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 1809 में लॉर्ड में महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। ये लॉर्ड नहीं होगा। 1809 में किसने महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डी मेटकॉफ ने। मेटकॉफ की बात करें तो ये भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। यह जो संधि थी अंग्रेजी कंपनी तथा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। अंग्रेजी कंपनी की तरफ से चार्ल्स डी मेटकॉफ ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल को कार्यकाल में ब्रिटिश सिंध पर विजय प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलनबरो। अगर लॉर्ड एलनबरो की कार्यकाल की बात करें तो 1842 से 1844। लॉर्ड डलहौजी की कार्यकाल की बात करें तो 1848 से 1856। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो 1813 से 1823 और लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो 1836 से 1842। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का विलय का जो श्रेय है वो लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता। अगला 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल डॉट 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 फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की बात करें तो इनको रंगून भेज दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद। लॉर्ड कैनिंग की कार्यकाल की बात करें तो यह 1856 से 1862 तक रहे। यह भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला जो है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने के लिए पहला कदम उठाया और 1870 में भारत में वित्तीय केंद्रीकरण की शुरुआत की गई? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की बात करें तो पहली जनगणना इन्हीं के समय हुई थी 1872 में। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 1869 से 1872 तक रहा है। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति जो है आक्रामक नीति की बात करें तो वो लॉर्ड लीटन ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी। एक ऊपर क्वेश्चन छूट गया, भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो के समय में 1872। अगला 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मरीडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43 का, सॉरी 44 का ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन की बात करें तो
1876 से 1880 तक भारत का शासन किया है। और लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 1848 से 1856 तक शासन किया है। और लॉर्ड लिटन के समय ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, जिसने सभी भारतीय भाषा के प्रेसों को बंद करवा दिया था। अगला 45 नंबर, स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव किसने लाया? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की कार्यकाल की बात करें तो 1880 से 84 तक हो जाएगा। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। अगला, निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा। और हंटर कमीशन की बात करें तो यह लॉर्ड रिपन ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हंटर कमीशन की बात करें तो यह शिक्षा से संबंधित एक कमीशन था। अगला क्वेश्चन, सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो सीपी इल्बर्ट की बात करें तो यह लॉर्ड रिपन के अधीन थे। अगला, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो 1884 से 1888 तक भारत का गवर्नर जनरल बन के रहा है। अगला क्वेश्चन, जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों को जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली, वह कौन थे? तो वह थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे हैं। इन्होंने 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया था। अगला 50 नंबर क्वेश्चन, साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना की गई थी 1901 में। अगर पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट की बात करें तो यह डलहौजी ने स्थापना किया था। पोर्टफोलियो सिस्टम की बात करें तो कैनिंग ने स्थापना किया था। सेल्फ लोकल गवर्नेंस की बात करें तो इसकी स्थापना रिपर ने किया था। वर्ष 1902 में किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 था, जिसके बीच में 1902 था। अगला है, वर्ष 1912 में सिविल सेवकों के संबंध में रॉयल कमीशन का गठन के समय वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो इसका कार्यकाल 1910 से 1916 था। और लॉर्ड हार्डिंग के ही कार्यकाल में तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तत्कालिक वायसराय द्वारा सिफारिश पर पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडविन मॉन्टेग्यू के द्वारा। अगर 1919 के भारत सरकार अधिनियम की बात करें तो इसे माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने से पहले चारों तरफ रेंगना पड़ता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल डायर। अगर 55 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस वायसराय ने वर्ष 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज के अष्टक प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन, जिसका कार्यकाल 1926 से 1931 तक था। अगला जो है, किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936 तक था। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस वायसराय ने वर्ष 1943 में बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया? तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनिथगो। लॉर्ड लिनिथगो की बात करें तो इनका कार्यकाल 1936 से 1941 तक रहा है। अगला क्वेश्चन, ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तानी में ब्रिटिश भारत साम्राज्य का द्विविभाजन की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने किया है। माउंटबेटन योजना की बात करें तो 3 जनवरी 1947 को भारत आया। 59 नंबर क्वेश्चन,
रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजामिन डिज़रायली थे। अगर बेंजामिन डिज़रायली की बात करें तो 1857 में यह विपक्ष दल का नेता थे। अगला 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक एक द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। अगला, निम्न गवर्नर जनरल पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करें, उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित किया है। तो लॉर्ड लिटन की बात करें तो ये 1876 से 1880, और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो 1899 से 1905। जॉन लॉरेंस की बात करें तो 1864 से 69 हो जाएगा। अगर डॉफरिन की बात करें तो 1884 से 88। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3142, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ये बिल्कुल सही है। अगला कथन है, पूर्वी बंगाल और असम नामक नया प्रांत बनाया गया, तो इसका राइट आंसर, ये भी कथन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास आया था, ये बिल्कुल सही है। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्य को रेसिडेंट को नियुक्त किया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला, लॉर्ड कर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पहला कथन, अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, ये बिल्कुल सही है। कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 65 नंबर की देखते हैं, द कलकत्ता मद्रास, ये वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित किया गया था। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जेम्स के द्वारा किया गया। बनारस में संस्कृत कॉलेज की जोनाथन कंडन के समय किया गया था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 1 2 3। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? तो वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, ये सत्य है। वह पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करें तो बलबीर सिंह दोपछांस हो जाएंगे, जिन्हें 1954 में हॉकी खिलाड़ी के रूप में पद्मश्री प्रथम मिला था। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो वह स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक थे, ये बिल्कुल सही है। वह भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम भारतीय थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया? तो 1942 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन के तहत भारत आए थे। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजिनॉल्ड डायर, आर डायर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो इसका वास्तविक कारण की बात करें तो वास्तविक कारण हो जाएगा अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति को। अगला है, असैनिक प्रशासन वर्ष 1905 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 70 नंबर की बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ये बिल्कुल सही है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किसने की है, किस वर्ष की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित की बात करें तो कलकत्ता मदरसा की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्थापना किया था। बाकी बनारस संस्कृत कॉलेज की बात करें तो इसकी स्थापना जो है जोनायन डंकन ने किया था।
और फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें, डॉट 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 के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई थी। इस नीति में कंपनी ने दावा किया कि उसकी सत्ता सर्वोपरि या सर्वोच्च है, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक होगी। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने के नेतृत्व में यह दावा किया गया था। अगला, 1851 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी के एक दिन हमारे मुंह में गिरने के रूप में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध। अवध जो है, अवध को कुशासन का आरोप लगा के 1856 में इसे अपनाया गया। अगला, 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो दूसरे के खर्च पर एक विशाल सेना बनाए रखना है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय राजाओं के ही खर्च पे सेना बनाया करता था। अब भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं लोग अगले वीडियो में।